जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ हर्ष। और आज हम लेके आए हैं अपने मध्य प्रदेश की करंट अफेयर सीरीज के चैप्टर 12 को, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य के बारे में। और साथ ही हम इसमें आगे देखेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक परिदृश्य के दृष्टिगत संस्थानों की स्थापना की गई है या नए नए संयंत्र लगाए गए हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको पता है हमारी जो सीरीज है ये बेस्ड है मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की प्रसिद्ध पुस्तक एग्जामपीडिया के ऊपर, जिसमें हम इसको चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एथिलीन क्रैकर परियोजना, ध्यान रखिएगा किस परियोजना के बारे में पूछ रहा है, एथिलीन क्रैकर परियोजना, जिसको बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल परियोजना भी कहा जाता है, की आधारशिला रखी गई है। सागर, अनूपपुर, मंदसौर या उज्जैन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, आप लोग चाहें तो पॉज करके इसका सही उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है सागर। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये एथिलीन क्रैकर परियोजना पूछा है और इसी को क्या बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी है, सागर में। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सागर जिले के बीना रिफाइनरी परिसर में 5 वर्षों में पूर्ण होने वाली एथिलीन क्रैकर परियोजना, जिसे बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल परियोजना भी कहा जाता है, की आधारशिला रखी है। दोस्तों ये तो ठीक है कि सागर और बीना में रखी गई है, लेकिन आपसे कई बार इसकी डेट पूछ लेता है कि आधारशिला रखी कब गई है, तो वो डेट है 14 सितंबर 2023 को। फिर इसकी लागत पूछ सकता है कि कितनी लागत से इसको बनाया जा रहा है, तो इसकी लागत है लगभग 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए। क्लियर है दोस्तों। उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस जो संयंत्र को लगाया जाएगा एथिलीन क्रैकर संयंत्र, इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो होगी 2200 किलो टन। 2200 किलो टन। क्लियर दोस्तों, उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी, 2200 किलो टन। और इससे लाभ क्या होगा, इस संयंत्र को लगाने का लाभ ये होगा कि इससे 2000 करोड़ रुपए के विदेशी आयात का लाभ होगा। 2000 करोड़ रुपए के विदेशी आयात का लाभ होगा, इससे करोड़ रुपए के विदेशी आयात का लाभ होगा। यानी कहीं ना कहीं ये योजना जो है, देखिए बहुत कम लागत में भी बन रही है, उसके अलावा 2200 जो किलो टन है उससे उसका उत्पादन भी हो सकेगा और 2000 करोड़ रुपए विदेशी आयात भी प्राप्त हो सकेंगे। अब यहाँ पे बीना रिफाइनरी की बात आई है, तो बीना रिफाइनरी के बारे में जान लेते हैं। तो जो बीना रिफाइनरी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मई 2011 में। मई 2011 में। और बीना रिफाइनरी का नाम सागर जिले के बीना के नाम पे पड़ा है। ठीक है, बीना जो क्षेत्र है सागर में उसके नाम पे बीना रिफाइनरी पड़ा है। ठीक है, बात की जाए कि जो बीना रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से स्थापित की गई, तो ये ओमान देश के सहयोग से स्थापित की गई है। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता यानी बीना रिफाइनरी की क्षमता जो है 7.8 MMTPA है। ठीक है, MMTPA का पूरा नाम है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, और जब एथिलीन क्रैकर लग जाएगा तो इसकी क्षमता हो जाएगी 11 MMTPA। ठीक है, 11 MMTPA। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, देवास, उज्जैन, रतलाम या नीमच। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा उज्जैन। उज्जैन जिले में देश का पहला, ध्यान रखिएगा, देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। ठीक है, अब जो इस यूनिटी मॉल की बात है तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसको वो तैयार किया जा रहा है। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 10 अगस्त 2023 को। ठीक है, ध्यान रहेगा कि 10 अगस्त 2023 को घोषणा की गई है। और विशेषता इसकी ये है कि ये देश और प्रदेश का एकमात्र और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल है जो अब ये इसको यूनिटी मॉल कहा क्यों जाता है, यूनिटी मॉल कहा कहेंगे क्यों, क्योंकि इस मॉल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए उपलब्ध होंगे। यही नहीं, यहाँ पे जीआई टैग जिनको प्राप्त हुआ है वो सारे उत्पाद उपलब्ध होंगे। और अन्य राज्यों के यानी मध्य प्रदेश के अलावा भी जो अन्य राज्य हैं जहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिला हुआ है और जिन राज्यों के प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, वो सारे उत्पादों को कहाँ बेचा जाएगा, इस यूनिटी मॉल में बेचा जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार से ऐसा मॉल है जहाँ पे पूरे देश की मतलब जो है जीआई टैग और ओडीओपी वाली वस्तुएं उनको बेचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो योजना है
यूनिटी मॉल वाली, ये किस योजना के तहत बनाया जा रहा है यूनिटी मॉल? तो ध्यान रखिएगा, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। और इस यूनिटी मॉल की जो लागत है वो आएगी 284 करोड़ रुपए, 284 करोड़ रुपए। दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, देवास, उज्जैन, रतलाम या नीमच? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नीमच, यानी प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लगाया गया है? नीमच में लगाया गया है, ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है इसको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले की तहसील जावत के गांव अमली भाट एवं बरखेड़ा में बनने वाले प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया, ठीक है। अब ये पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आपको पता ही है जब हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। श्री मोहन यादव वर्तमान में मुख्यमंत्री बन चुके हैं 19वें क्रम के। अब आइए बायोटेक्नोलॉजी पार्क के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 50 करोड़ रुपए, ठीक है। कितनी आएगी? 50 करोड़ रुपए। और इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो होगी ना उस पर रिसर्च किया जाएगा और साथ में विकास संबंधी जो गतिविधियाँ हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इस पार्क की विशेषता ध्यान रखिएगा क्या है, यहाँ पर 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथ ही बायोटेक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का भी कार्य इस पार्क में किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस मेगा सोलर पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? मंदसौर सोलर पार्क, रीवा सोलर पार्क, उपरोक्त दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो होगा रीवा सोलर पार्क। यानी रीवा सोलर पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कौन सा अवार्ड दिया गया है इसको? प्रेसिडेंट अवार्ड। क्यों दिया गया है? इसके नवाचारिता के लिए, ठीक है, नवाचारिता के लिए। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए रीवा सोलर पार्क की और भी कई उपलब्धियां हैं। रीवा सोलर पार्क के बारे में जानते हैं। तो रीवा सोलर पार्क जो है वो रीवा जिले की गुड़ तहसील में लगाया गया है। किस तहसील में? गुड़ तहसील में लगाया गया है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया है वो किस पहाड़ी पर लगाया गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, बदवार पहाड़ी पर लगाया गया है। क्लियर है दोस्तों? अब इसकी खास बात क्या है कि जहाँ पे ताप विद्युत गृह से या फिर अन्य जो उपकरण होते हैं विद्युत उत्पादन के, वहाँ पे 4 रुपये यूनिट बिजली बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे की खास बात क्या है इस सोलर पावर प्लांट की? यहाँ पे 2.97 रुपये पर यूनिट बिजली का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो बिजली बनती है उसमें से 76% बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है, जबकि 24% बिजली कहाँ जाती है? आपके दिल्ली मेट्रो को बेची जाती है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा की भी पूर्ति हो रही है और आय का भी संसाधन बना हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में देखिए रीवा सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो इसकी स्थापना जुलाई 2020 में की गई थी, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो है 750 मेगावाट, यानी 750 मेगावाट, ठीक है। 750 में क्या किया गया है? 250 मेगावाट की 3 इकाई लगाई गई है, ध्यान रहेगा। और इसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं, कई बार इनके कंपनी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें 3 कंपनियां काम करी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको हम 3 कंपनियां बता रहे हैं और चौथी हो सकता है जो दे वो ऑप्शन में वो ना हो, ठीक है। तो पहले ही कंपनी है रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा सोलर लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। दूसरी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। और तीसरी है सौर ऊर्जा निगम जो कि भारत सरकार की है, सौर ऊर्जा निगम। क्लियर दोस्तों? ये 3 कंपनियां जो इसमें उत्पादन का काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 4000 करोड़ रुपए है, ठीक है, 4000 करोड़ रुपए। क्लियर है दोस्तों? इसकी विशेषता क्या है? एक और विशेषता चलते चलते देख लीजिए। इसकी विशेषता ये है कि विश्व बैंक जो है इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत फंड उपलब्ध कराया है और ऐसी सहायता प्राप्त करने वाला ये पूरे विश्व का पहला प्रोजेक्ट है ग्रीन फंड के तहत।
ग्रीन फंड की खास बात क्या होती है दोस्तों, कि जब ग्रीन फंड के तहत विश्व बैंक कोई लोन देता है तो उसमें ब्याज दर बिल्कुल ना के बराबर होती है। आप इसमें समझ सकते हैं कि बिल्कुल 0.25% की ब्याज दर है, मात्र 0.25 दर की। तो ये दोस्तों, और इससे लाभ क्या होगा, प्रति वर्ष 15 लाख टन CO2 का उत्पादन कम होगा। समझ पा रहे हैं। अब सोलर ऊर्जा की बात आई है तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची है, जबकि ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, कितने मेगावाट का, तो 600 मेगावाट का। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते देखते अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 24 एवं 25 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, ग्वालियर, सागर, उज्जैन या इंदौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। अब देखिए ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं। इंदौर में 2 दिवसीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ठीक है, जो कि 24 एवं 25 अगस्त 2023 को किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए 28 राज्यों और 9 गणराज्यों के अधिकारी पहुंचे थे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ई गवर्नेंस के बारे में देखते थे, संस्करण कौन सा था, कौन सी बैठक थी, तो ये जो बैठक थी ये थी 26वीं बैठक। और आयोजनकर्ता इसके कौन थे, इस बैठक के, ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के, तो मध्य प्रदेश सरकार हो गई पहला, दूसरा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इन 3 लोगों के संयुक्त प्रयास से इस बैठक को आयोजित करवाया गया। और इसका विषय क्या था, सबसे महत्वपूर्ण होता है विषय। इसका जो विषय था वो था विकासशील भारत। विकासशील भारत, भारत नागरिकों को सशक्त बनाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, ये इसका विषय था। दोस्तों कई बार विषय से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसका विषय याद रखिएगा, ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते देखते अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा स्थान, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन में। क्लियर है दोस्तों। मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य सुरक्षा और विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप हुई है। क्लियर रहेगा। अब देखिए तीसरा स्थान तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कितना उत्पादन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 17,999 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन किया जाता है। और प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है वो है 500 ग्राम। क्लियर है दोस्तों। जबकि जो राष्ट्रीय औसत है ना, उससे भी अधिक है हमारे यहाँ का दुग्ध उत्पादन। राष्ट्रीय औसत है 444 ग्राम, जबकि हमारे यहाँ 550 ग्राम से भी अधिक है। और एग्जैक्ट पूछे तो 591 ग्राम। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब पशु की बात आ गई है, तो भारत में जो पशुधन है, भारत में जो पशुधन है, पशु गणना 2019 के अनुसार वो है 535.78 मिलियन, 535.78 मिलियन। जबकि प्रदेश में यही पशु हैं 40.6 मिलियन। और भारत में जो प्रदेश का स्थान है वो है तीसरा। गाय में भी तीसरा है, जबकि भैंस रखने में मध्य प्रदेश का स्थान है चौथा। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य उद्यम की 1772 इकाइयाँ लगेंगी। इन इकाइयों में सबसे ज़्यादा 116 इकाइयाँ किस जिले में लगाई जाएंगी, बालाघाट, रीवा, खरगोन या ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्वालियर। यानी ग्वालियर में सूक्ष्म खाद्य उद्यम की 116 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 116 इकाइयाँ ग्वालियर में लगेंगी। दूसरे नंबर पर खरगोन है जिसमें 100 इकाइयाँ, रीवा में 47, बालाघाट में 23, टीकमगढ़ में 27 और होशंगाबाद में 22 इकाइयाँ लगाई जाएगी। अब ये जो PM सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, इसके बारे में देखिएगा तो इसका जो प्रारंभ है ना, इसका प्रारंभ 20 मई 2022 से किया गया। कब से किया गया, 20 मई 2022 से किया गया। और ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत रखा गया है, ठीक है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो खाद्य उद्योग को बढ़ावा देना है, ठीक है।
इसमें केंद्र व राज्य का अनुपात जो होगा वो होगा 60:40, यानी केंद्र सरकार 60% लगाएगी और राज्य सरकार 40% लगाएगी। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो मध्य प्रदेश का जो यहाँ पे है पहला स्थान है, ठीक है, आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में। क्लियर है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, टॉप 10 राज्यों में अपना पहला स्थान बनाया है मध्य प्रदेश ने। अब आइए आदर्श ग्राम योजना के बारे में जानते हैं। तो आदर्श ग्राम जो योजना है वो जो है उसका जो क्रियान्वयन यानी प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 2014 के दिन, ठीक है। अब 11 अक्टूबर की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि इस दिन जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस था, ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस था। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रतिवर्ष 5 गांवों का विकास, 5 गांवों का क्या करना? विकास करना। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, अब मध्य प्रदेश ने इसमें क्या किया, तो 4500 विकास कार्य पूरा करके मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 4500 विकास कार्य किए मध्य प्रदेश ने, और जिसमें इस 4500 कार्य में 1074 ग्रामों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, कैसे एक गांव को आदर्श गांव बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल जाने योग्य बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। जो स्कूल जाने योग्य बच्चे होते हैं उनको शालाओं में प्रवेश दिलाना, सभी बच्चों का टीकाकरण करना, वृद्धावस्था व दिव्यांगों के लिए पेंशन, खाता व आधार कार्ड की व्यवस्था करना, साफ सफाई, ठोस व तरल अपशिष्ट का निराकरण करना, ताकि वहाँ पे जो गांव है वो स्वच्छ रह सके। और इस तरह से एक स्वच्छता की ओर और एक आदर्श ग्राम की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, और मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा भी है और उसका इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? झाबुआ, धार, सीधी या सिंगरौली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धार। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क को मंजूरी दी है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पीएम मित्र योजना के बारे में जानिएगा। तो पीएम मित्र योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ 6 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, ध्यान रहेगा कब हुआ है? 6 अक्टूबर 2021 को। ये जो योजना है ना पीएम मित्र योजना, ये 5F विजन पे काम करती है। और ये 5F है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ये 5F पे काम करती है। और इसका जो उद्देश्य है वो है विदेशों तक कपड़ा उद्योग का विस्तार करना। क्या करना? विदेशों तक कपड़ा उद्योग का विस्तार करना, क्लियर है दोस्तों? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि कपड़ा निर्माण से एक्सपोर्ट तक सभी कार्य एक स्थान पर किए जाएंगे। और इसको 7 राज्यों में स्थापित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सहित। तो और बाकी के 6 राज्य कौन से, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। क्लियर है? इन 7 राज्यों में एक तो एमपी है, बाकी 6 आपको हमने नाम बता दिया। तो आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, हरबा खेड़ी बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? सागर, बुरहानपुर, बालाघाट या सागर? उज्जैन, बुरहानपुर, बालाघाट या सागर? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा उज्जैन। क्लियर दोस्तों? तो ये जो हरबा खेड़ी बैराज है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? उज्जैन में। आइए देखते हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिए 6 बृहद परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे 38,470 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। हरबा खेड़ी बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना उज्जैन जिले की महतपुर तहसील में क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित है। नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी पे प्रस्तावित है क्या? हरबा खेड़ी बैराज। अब जो बाकी की अन्य परियोजनाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक पांगरी परियोजना है, ठीक है, पांगरी कहाँ है? बुरहानपुर में है, बुरहानपुर। ठीक है, एक लामटा प्रेशराइज्ड परियोजना है, लामटा प्रेशराइज्ड परियोजना, ये कहाँ है आपकी? ये है बालाघाट में। ठीक है, जो जैरा परियोजना है, जैरा परियोजना है वो है सागर में। फिर
एक है सामाकोटा परियोजना। इन परियोजनाओं को लिखते चलिएगा, इनको अभी अभी मंजूरी मिली है। सामाकोटा परियोजना भी कहाँ है? उज्जैन में है। एक है टेम परियोजना, ये विदिशा में है। क्लियर है दोस्तों? ये कहाँ है? विदिशा में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6, छठी वाली कौन सी? हरवा खेड़ी बैराज। क्लियर दोस्तों? ये जो हरवा खेड़ी बैराज परियोजना है, इसकी लागत है 104 करोड़ रुपए, और जिससे सिंचाई होगी 3050 हेक्टेयर में। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति विगत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत है? 15% कम, 15% अधिक, 30% अधिक या 30% कम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 15% अधिक। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, जो ये राजस्व प्राप्ति है ना, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में 15% अधिक हुई है। देखिए 31 मार्च 2023 के अनुसार इस वर्ष राजस्व प्राप्ति विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 101% राजस्व प्राप्त हुआ है, यानी जितना निर्धारित किया था उसका 101% इनको प्राप्त हुआ है। अब देखिए बजट के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। अब बजट की बात आ गई है तो बजट के बारे में देख लेते हैं। तो प्राथमिक शालाओं के लिए, जो प्राथमिक शालाएं होती हैं उनके लिए 11,406 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। माध्यमिक शालाओं के लिए 6,728 करोड़ रुपए दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 4,039 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और लाडली बहना के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुछ याद रखिए, लाडली बहना जरूर याद रखिएगा। इसने मध्य प्रदेश की पूरी सत्ता जो पलटने वाली थी, संभवतः ये कहा जा सकता है कि वापस से इसको स्थापित कर दी, ठीक है। तो लाडली बहना योजना के लिए कितना? 8,000 करोड़ रुपए। एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी चर्चा प्रदेश से लेकर पूरे देश में है। समझ पा रहे हैं? इसलिए मध्य प्रदेश का जो चुनाव था बिल्कुल केंद्र में रखा गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 16 से जो 18 दिसंबर 2022 स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? रतलाम, बालाघाट, नीमच या कटनी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कटनी। केंद्र एवं राज्य शासन के एमएसएमई विभाग और लघु उद्योग भारती द्वारा मध्य प्रदेश के कटनी में 16 से 18 दिसंबर 2022 तक ट्रेड फेयर लगाया गया। इसको स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर नाम दिया गया। दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा कि ये जो ट्रेड फेयर लगा इसका नाम क्या है, यानी व्यापारिक मेला जो लगा इसका नाम क्या है? स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर। क्लियर दोस्तों? स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती एवं मध्य प्रदेश शासन के बीच MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्तांतरित किया गया था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य के रूप में CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है? सड़क निर्माण, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा या सिंचाई? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, CBIP अवार्ड जो दिया गया है, आप लोग चाहे तो पॉज करके इसका सही आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सिंचाई। भारत सरकार के केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य के रूप में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, जो मध्य प्रदेश है ना उसको सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल संसाधनों के प्रयोग में प्रथम स्थान दिया गया है। सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए जो जल संसाधन है उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रथम स्थान दिया गया, ठीक है। CBIP का जो पूरा नाम है, CBIP का जो पूरा नाम वो है केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार। और केंद्रीय सिंचाई व बिजली बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई थी। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमृत पुष्पक परियोजना किस जिले से संबंधित है जिसे दिल्ली के विज्ञान भवन में 19 से 25 दिसंबर 2022 तक आयोजित सुशासन सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया? आपके विकल्प हैं कटनी, सागर, रतलाम या बिरसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कटनी। उम्मीद करता हूँ आपसे आंसर बन गया होगा।
ठीक है। अमृत पुष्पक परियोजना बहुत चर्चा में भी रही है ना, तो उसके लिए इसको जो है राष्ट्रीय स्तर का चुना गया है, ठीक है, कटनी को। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो दिल्ली के विज्ञान भवन ने 19 से 25 दिसंबर 2022 तक आयोजित सुशासन सप्ताह में जिला प्रशासन एवं ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार अमृत पुष्पक को राष्ट्रीय स्तर का सराहा गया है। अब अमृत पुष्पक क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो अमृत पुष्पक परियोजना के माध्यम से कटनी जिले के ग्राम तेवरी, भेड़ा, लिगरी और बिछिया की लगभग 133 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव एक अभिनव पहल है। ऐसा करने वाला कटनी जिला देश का पहला जिला बन गया। देखिए ड्रोन से छिड़काव हो रहा है, समझ पा रहे हैं, वो भी 133 एकड़ में। क्लियर है दोस्तों, ये एक अभिनव पहल भी थी जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। ध्यान रहेगा कि जो अमृत पुष्पक परियोजना वो किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा कटनी। इसमें क्या होता है, ड्रोन से छिड़काव होता है, ठीक है, यूरिया का। क्लियर दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2023 को रीवा जिले के आम की किस प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया? गजक, नूरजहां, सुंदरजा या सरबती? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुंदरजा, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, तो ये एक सरल क्वेश्चन भी है और जो लोग अपडेट होंगे उनसे बन भी जाएगा कि सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन ऑप्शंस की तरफ। जो सुंदरजा आम है इसको 26 मार्च 2023 को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है मुरैना की गजक के साथ। मुरैना की जितनी प्रसिद्ध गजक है उतना ही प्रसिद्ध रीवा का सुंदरजा आम है, और इन दोनों को एक साथ जीआई टैग दिया गया 26 मार्च 2023 को। क्लियर दोस्तों। अब आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं, फिर हम देखते हैं सुंदरजा आम के बारे में। जो सरबती गेहूँ है, विदिशा के सरबती गेहूँ को जीआई टैग प्राप्त है। इस गेहूँ में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी के साथ विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। नूरजहां आम को देखिएगा, ये अफगानिस्तान में सबसे पहले नूरजहां आम की पैदावार हुई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कत्थीवाड़ा इलाके में नूरजहां आम के पेड़ मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं, अलीराजपुर में। भारी वजन के चलते यह आमों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। चूँकि सुंदरजा आम से क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए इसके बारे में देखते हैं। जो सुंदरजा आम है ना, इस आम को डायबिटीज़ के मरीज भी खा सकते हैं। मतलब इसकी मिठास ऐसी होती है कि डायबिटीज़ के मरीज के लिए भी घातक नहीं होती, बल्कि वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। और सुंदरजा आम की बात की जाए, इसकी इतनी बड़ी उपलब्धि रही है कि 1968 में इस सुंदरजा आम के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था। समझ पा रहे हैं, 1968 में। और इसका जो मुख्यतः उत्पादन होता है वो होता है गोविंदगढ़ में। कहाँ होता है, गोविंदगढ़ में। और गोविंदगढ़ के पास ही एक क्षेत्र है कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र में। फल अनुसंधान केंद्र में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसको जीआई टैग मिला, तो जीआई टैग के बारे में देखते हैं। तो जीआई टैग का जो प्रारंभ हुआ वो 2003 में हुआ। इसका पूरा नाम है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, ठीक है, जो कि किसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट उत्पाद को प्रदान किया जाता है जिस उत्पाद के कारण उस क्षेत्र की प्रसिद्धि हो। जैसे सुंदरजा आम के कारण किसकी प्रसिद्धि है, गोविंदगढ़ की, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार कड़कनाथ के कारण कौन सा प्रसिद्ध है, झाबुआ जिला, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रसिद्धि है उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ठीक है। इससे महत्व यही होता है कि किसी क्षेत्र का जो विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पाद है उसको पहचान मिलती है और देश विदेश में उसको एक सम्मानित स्थान प्रदान किया जाता है, ठीक है। भारत में जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में उगती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपकी बढ़ी हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।